हेलो माय डियर न्यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी सीयूईटी 2023 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। हम उसको और बेहतर करने के लिए ये वीडियो सीरीज चलाने लग रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। इसी में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आए हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पॉइंट चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में जानने के लिए कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज हम जानेंगे, है ना। उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। अब तक जो हुआ है और जो भी हमारे क्लासेस कवर हुई हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, उनके बारे में आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। आपके प्लेलिस्ट का टैग मिल जाएगा, साथ के साथ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। और ऐसी सिमिलर सीरीज जो है कॉमर्सशाला पे हमारे संदीप सर चलाने लग रहे हैं, जो कि बहुत ही माने हुए नाम है और बहुत ही अच्छे टीचर है। वो आपको कॉमर्स पढ़ाने लग रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को उसके बारे में बता सकते हैं, कॉमर्सशाला के बारे में। आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी उन लाइंस को कहते हैं जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि मैं इस तरह से जनरेट करके दिखाता हूं कि मान लो वो मेरे चार्ज से निकलने लग रही है, आने लग रही है, राइट। इन फील्ड लाइंस को मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहता हूं। अब इसको आप मेरे इस फिगर में देख सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो मैं उसमें ये दिखाऊंगा कि वो बाहर जाने लग रही है, और अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है तो मैं दिखाऊंगा कि उसकी तरफ जाने लग रही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मेरे इलेक्ट्रिसिटी और उसके कंसेप्ट को समझने में हमें हेल्प करती हैं, उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का कंसेप्ट जो है वो हमें इस चीज को जानने में हेल्प करता है कि कैसे एक चार्ज के आसपास ऑलरेडी एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और उसके अंदर जैसे ही कोई भी वो आता है तो उनकी इंटरेक्शन तभी स्टार्ट हो जाती है ना। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज का वेट नहीं करना पड़ता। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर हमारी स्लाइड में भी देख सकते हैं। ये अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो आप पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। पहली प्रॉपर्टी होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर खत्म होती है। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं। अगर इनको मैं खुला छोड़ दूं ना, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती है जो कि इन्फिनिटली एक्सपेंडेड होती है। थर्ड मेरी प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो है कि ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती। ठीक है गाइस, ये एक दूसरे से सेपरेट रहती है। अब आप कहेंगे सर अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी बात है, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं रहेंगी, और हम ये कहते हैं कि हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। इसलिए कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है मेरा, ये कभी भी क्लोज लूप फॉलो नहीं करती। अब आप कहेंगे क्लोज लूप फॉलो नहीं करती, बट सर आपने कहा कि पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव पे एंड हो जाए। These are not magnetic field lines. These are my electric field lines, जो कि जहां से निकलती है वापस वहां पर कभी नहीं आती। ठीक है, these are always continuous. ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसको, ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में जान सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि मेरी एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करती है, उसको मैं लेता हूं E.ds से, इसके इंटीग्रल से, EDS cos थीटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ी इक्वेशन, बहुत सिंपल सी इक्वेशन आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को आप ये जान सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरा कोई चार्ज है,
और उसको मैं किसी एक सरफेस या एक इनक्लोज स्पेस में रख रहा हूँ, तो मेरी जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस वहां पर एनक्लोज होंगी उतनी ज्यादा मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पर होगी, और जितनी ज्यादा मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पर होगी उतना ज्यादा मेरा फोर्स वहां पर आएगा। ठीक है गाइस, याद है ना? अगर यूनिटी टेस्ट चार्ज है तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था, अगर यूनिटी मेरा टेस्ट चार्ज है तो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू है वो मेरे फोर्स के इक्वल आती है। ठीक है गाइस, सो ये थी मेरी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आता है मेरा इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स। डाइपोल्स जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, दो पोल्स, राइट? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो आप देख सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आने लग रहा है ना, और एक तरफ नेगेटिव आने लग रहा है। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब ये जनरेट ही ऐसा होता है कि मेरे पास एक न्यूट्रल चार्ज होता है और उसके अंदर से जो फील्ड के कारण या किसी भी कारण से दो सेपरेट चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक उतना ही नेगेटिव, यानी कि टोटल मेरी नेट वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो ही रहती है। अगर मेरा प्लस क्यू चार्ज जनरेट होने लग रहा है डाइपोल का तो माइनस क्यू भी जनरेट होगा, प्लस क्यू बाई टू जनरेट होगा तो माइनस क्यू बाई टू जनरेट होगा। सो इस तरह से मेरा डाइपोल जनरेट होता है। ठीक है, सो ये मेरा इलेक्ट्रिकल डाइपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिकल डाइपोल की भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर ये चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर दो तरह की वैल्यूज जनरेट होगी। पहली, जब मेरी चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो अलोंग द रेडियाई अलोंग द एक्सिस आएगा तब जो मेरी वैल्यू आएगी। दूसरा, जब मेरा उसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है गाइस, सो इन दो उसमें मेरी जो वैल्यूज आएगी, पहले में मेरी आएगी E is equal to QA 4 pi epsilon naught R cube into R vector, P vector, directional vector। सेकेंड केस में जब मेरा along the perpendicular होगा तब मेरी वैल्यू आएगी P by 4 pi epsilon naught R cube। दोनों केसेस में आप नोटिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के केस में मेरी जो वैल्यूज है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शन में आ रही है बजाय कि आर स्क्वायर की। ठीक है गाइस, इस चीज को याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल डाइपोल का यूसेज क्या होता है, इसको हम किस चीज में अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल डाइपोल का कंसेप्ट जो है ना वो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंबाइन करने में हेल्प करता है। कैसे? उसके अंदर हम देखते हैं कई बार जो होता है नेट न्यूट्रल जो मेरे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने पर चार्जेस को डिस्प्लेस कर देते हैं, डाइपोल फॉर्म कर देते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल मेरा होगा H2O का। वहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ मेरा पॉजिटिव चार्ज निकल के आया है और एक तरफ मेरा नेगेटिव चार्ज है ना। सो यहाँ पर मेरा डाइपोल मोमेंट निकल के आया है। तो इस तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, इस तरह की चीजों को जानने के लिए जो है मेरा इलेक्ट्रिकल डाइपोल काम आता है। अब अगर मैं इसको डाइपोल को, अब तक मैंने इलेक्ट्रिकल डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को जाना, अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखूं पहले से एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसे प्लेस करूंगा इसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क अगर आपको याद हो लास्ट ईयर के आपके चैप्टर्स में से था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डायरेक्शन। ठीक है ना। सो यहां पर मेरा टॉर्क होगा P क्रॉस E। सो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 2QAE sin थीटा। ठीक है गाइस, सो ये मेरी आ गई इलेक्ट्रिकल डाइपोल जब मेरा यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए मेरी कोई सरफेस है, राइट? अभी हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में जाना। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबी सरफेसेस हो, रॉड हो, मेरा कोई शीट हो या कोई मेरा स्फीयर हो, है ना, वो उनके अंदर चार्जेस एग्जिस्ट करते हो जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस तरह की चीजों को हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हम पहले देखेंगे वॉल्यूम।
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं सबसे पहली इक्वेशन है, इसको मैं कहूंगा रो इज इक्वल टू डेल क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय वी वॉल्यूम। सेकंड मेरी आती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। सिग्मा इज इक्वल टू डेल क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। लास्ट मेरी आती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है, इंटू सेम डी क्यू। सो ये मेरी हो गई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब आप कहेंगे सर इनका क्या यूसेज होगा, उस यूसेज को मैं अभी आपको बताऊंगा गॉस लॉ में। सो गॉस लॉ मेरा क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो मेरा चार्ज आया है उसके बारे में बताता है। यानी कि जब मेरा एक इनक्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर जितनी मेरी चार्ज है उससे जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुई उसके बारे में बताता है, ठीक है ना गाइस। सो इसके अंदर हम एक चीज लेके चलते हैं कि अगर मान लो मेरा अलग अलग जगह पर चार्जेस मौजूद है किसी इनक्लोज्ड सरफेस में, स्फीयर की बात ले लेते हैं, ठीक है ना। स्फीयर के अंदर मेरे मान लो अलग अलग जगह पर चार्ज है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उसमें, ठीक है ना। मैं ये नहीं मान के चलूंगा कि वो अलग से है। सो ऐसे केस के लिए ही मैं इस गॉस लॉ को यूज करता हूँ, ठीक है गाइस। सो गॉस लॉ मेरा इक्वेशन आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ड्राइव करने लग रहा हूँ। मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आने लग रहा है उससे मैं वर्क निकाल रहा हूँ, वहां से मेरी ये इक्वेशन निकल के आ रही है और लास्टली मेरा आ जाता है फाई फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन डॉट, ठीक है ना। क्यू मेरा एनक्लोज्ड चार्ज है। सो ये मेरा गॉस लॉ हो गया। अब गॉस लॉ की कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं, इसके एप्लीकेशंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पहले सिग्निफिकेंस समझिए, ठीक है ना। ये एक क्लोज सरफेसेस के बारे में बताता है, ठीक है गाइस, कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो स्फीयर हो, किसी भी तरह की सरफेस हो, ट्रेपेजॉइड हो, हर तरह की जो मेरी क्लोज सरफेस है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है कंप्लीटली, ठीक है। सो इट डजंट डिस्क्रिमिनेट अबाउट दैट। अब मेरा आता है कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं सम ऑफ ऑल चार्जेस लेता हूँ जो कि मेरे अंदर मौजूद है, सरफेस के अंदर में मेरे जो बॉडी के अंदर जितने भी हैं उन सब का सम। सिमिलर वे में जैसे +1 +2 +3 +5 -4 है ना। सो इन सब का जो मेरा सम आएगा वो +7 जो होगा मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। नेक्स्ट मेरा आता है कि अगर मान लीजिए कुछ चार्जेस मेरे सरफेस के अंदर हैं और कुछ चार्जेस मेरे सरफेस के बाहर हैं, तो उस कंडीशन में मैं सिर्फ और सिर्फ उन चार्जेस को कंसीडर करूंगा जो मेरे सरफेस के अंदर हैं, जो मेरे उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड है, बाहर वालों को मैं कंसीडरेशन में नहीं लूंगा। सो दैट्स अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉस लॉ। आप इस स्लाइड में आप देखने भी लग रहे होंगे, थर्ड जो पॉइंट है ये इसी चीज को बता रहा है, ठीक है ना गाइस। अब मेरा आता है गाइस कि जो भी मैं चीज लेने लग रहा हूँ, ठीक है, उसे मैं गॉसियन सरफेस कहता हूँ। और वो गॉसियन सरफेस मैंने जैसे कहा जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो सरफेस होगी उसको मैं गॉसियन सरफेस कहूंगा, ठीक है। और वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में किसी भी तरह से मूव करेगी, मैं हमेशा उसके सरफेस एरिया के ऊपर मौजूद जो मेरे चार्जेस हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कंसीडरेशन में लूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गॉसियन सरफेस। इसके जो यूसेजेस हैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में और उसके एप्लीकेशन में वहां पर हम इसको लेंगे। इसका यूटिलाइजेशन जो है वेन डे ग्रास जनरेटर में भी होता है, आप उसके बारे में भी जानेंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है गाइस। सो बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप जानते हैं, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है कि ये जो गॉस लॉ है ये मेरा इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हेल्प करता है ना। अगर मेरी एक स्मूथ सरफेस है, कॉन्टिन्यूअस सरफेस है,
तो मैं वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट गाइस। सो ये मेरा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट मेरा है कि ये मेरे सेम वे में डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करता है। इस कारण से कूलम्स लॉ को प्रिजर्व करता है। अगर ये उसको फॉलो नहीं करेगा तो प्रोपोर्शनलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये इनवैलिड हो जाएगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि गॉस लॉ हमारा किस तरह से हेल्प करता है इन चीजों को अलग अलग पॉइंट कॉन्टिन्यूअस सरफेसेस के अंदर जो है चार्ज को कैलकुलेट करना, ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं एक थिन रॉड, है ना, थिन रॉड या थिन वायर जिसके कॉन्टिन्यूसली चार्जेस अवेलेबल है, कॉन्टिन्यूस उस पे अवेलेबल है चार्ज, ठीक है ना। सो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी दिखाई दे रही है ना इमेज, इसमें आप देखिए कि इस रॉड के ऊपर जो है वो कॉन्टिन्यूस चार्ज है और इसको जब मैं सिमिलर वे में कैलकुलेट करने चाहता हूँ E.ds से, सो उसकी वैल्यूज ये निकल के आती है जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। सो वैल्यू निकल के आती है phi is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r, ठीक है ना गाइस। सो ये हो गया मेरा फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड। अब नेक्स्ट सरफेस क्या हो सकती है? अगर वन डायमेंशनल हमने रॉड देख ली या फिर वायर देख ली, सो नेक्स्ट टू डायमेंशन, है ना। टू डायमेंशन क्या हो सकता है? शीट। तो नेक्स्ट में देखता हूँ एक कॉन्टिन्यूस शीट जिसके ऊपर जो है एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना गाइस। सो इसके अंदर आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मेरी ये वैल्यू निकल के आने लग रही है। सेम वे में मैंने इंटीग्रेट किया है ना, सेम वे में मैंने इंटीग्रेट किया है और यहाँ पर अब मेरी वैल्यू निकल के आ रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा आपको याद हो, मैंने आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसलिए इस वैल्यूज को याद कर लीजिएगा ध्यान से। पीछे जाकर चाहे हमारी स्लाइड को स्टॉप करके पॉज करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कैलकुलेशंस जो है ये आपको यहाँ पर इस साइड में दिखाई भी देने लगेगी। अब मेरा जो इसके ऊपर चार्ज है वो तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना गाइस। पहला ये कि पॉजिटिव चार्ज हो दोनों, राइट। दूसरा मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है और फिर मेरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है। तीनों केस में जो मेरी टोटल वैल्यूज जो होंगी वो सिंपल एडिशन से आएंगी। आप तीनों में देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और सिमिलर वे में यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो ये आप देख पा रहे हैं। सो गाइस नेक्स्ट आता है मेरा 2 डायमेंशन से नेक्स्ट उस पर जाएंगे, क्या आएगा 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में क्या होगा? स्फीयर। यस गाइस, अब मेरा निकल के आएगा स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर। उसके ऊपर जो मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उस केस में क्या निकल के आ रहा है, ठीक है ना गाइस। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ सिमिलर वे में मैंने कैलकुलेट किया, मेरी वैल्यू निकल के आई क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना गाइस। सो यहाँ पर मैंने देख लिया, पर यहाँ पर भी मेरी सिग्मा बाई में है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक क्यों नहीं आई? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे देखने लग रहे हैं, ठीक है ना। अब पर यहाँ पर एक चीज देखने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना, उसके प्रोपोर्शनल आने लग रही है। अब इसके अंदर एक चीज नोटिस करेगा, यहाँ पर 3 केसेस जनरेट होके आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है गाइस। इन तीनों केसेस में पहला होता है मेरा जब किसी डिस्टेंट चार्ज के ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरा आर आएगा जो मेरा सेंटर ऑफ द स्फीयर से उस चार्ज तक का डिस्टेंस है, उस आर स्क्वायर को लेके चलूंगा, उस आर को लेके चलूंगा। सेकेंड केस मेरा निकल के आएगा जब मेरा इनसाइड द शेल होगा, ठीक है। वहां पर क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, इनसाइड द शेल मेरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं करती, तो मेरी ई की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, जब ऑन द सरफेस, यहां पर मेरी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। सो
ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है जब एक सरफेस के ऊपर मैं लेने लग रहा हूँ। ठीक है गाइस, सो इस तरह से ये मेरी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस निकल के आती है। इसके यूसेजेस हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आने वाली वीडियोस में हम जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में भी जानेंगे और जो दूसरे जो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। सो गाइस, बी ऑन द लुकआउट फॉर देम। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप किसी बारे में कोई एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं या फिर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।